हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को पता है कि एडीयू परीक्षा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो जीके के एमसीक्यूज़ हैं हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, किसके द्वारा किया जाता है बताइए। मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद या फिर राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप लोग गेस कीजिए। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। याद रखिएगा कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। देखिए, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और उसे क्या है, विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है। किसे? तो राज्यपाल को। और याद रखिएगा कि बेसिकली जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है वो तो राज्यपाल है, लेकिन आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वह तो मुख्यमंत्री ही होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राज्य है उसकी कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां होती है वो वास्तव में मुख्यमंत्री के ही हाथों में होती है और मुख्यमंत्री ही क्या करते हैं, उसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल नंबर जो 167 है उसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को जो है वो बेसिकली परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा इस बात को। देखिए, जो आर्टिकल नंबर 163 है उसमें राज्यपाल को सहायता देने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी ऐसा कहा गया है। और जो आर्टिकल नंबर 164 है, 164 में क्या बोला गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, क्या कहा गया है, अन्य उपबंध। और मैंने बताया कि 163 क्या है बताइए। 163 में है कि अगर राज्यपाल को सहायता चाहिए होगा या फिर सलाह चाहिए होगा तो सलाह के लिए क्या होगा, सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 163 में बोला गया है। सॉरी, 163 में बोला गया है। 166 में तो है कि राज्य की जो सरकार है वो उसके कार्य का संचालन का वर्णन किया गया है, राज्य की सरकार का, तो यानी कार्य का संचालन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, छोटे छोटे पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 167 में। आगे देखिए, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री जो है वो कभी नहीं बनी है। तो याद रखिए, कहाँ पर महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन भारत के किसी भी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। तो जो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें तरुण गोगोई इसका आंसर होगा। फिर देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो उच्चतम विधि अधिकारी है वो महाधिवक्ता होता है, क्योंकि यहाँ राज्य लिखा है। अगर यही देश का लिखा होता तो महान्यायवादी होता, लेकिन यहाँ पर राज्य लिखा है इसीलिए महाधिवक्ता है। देश लिखा होता तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता। और याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 165 क्लॉज 1 है उसके तहत प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अर्हित किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता क्या करता है, नियुक्त करता है। महाधिवक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। यह महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी होता है। और उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है राज्य सरकार को कोई भी विधि संबंधी कोई मामला है उस पर क्या करना, सलाह देना। और एक बात और याद रखिएगा कि जो आर्टिकल नंबर 165 का क्लॉज 2 है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बोला गया है कि जो महाधिवक्ता है यानी कि जो एडवोकेट जनरल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करेगा, पद को धारण करेगा। यह बात जो है वो आर्टिकल नंबर 165 क्लॉज 2 में बोला गया। देखिए, आर्टिकल नंबर 165(1) और आर्टिकल नंबर 165(2) ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। सॉरी, माय मिस्टेक, ये जो बेसिकली बोला गया है, ये बोला गया है जो मैंने बताया कि जो राज्यपाल है, बेसिकली जो महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ये
165 क्लॉज 3 में बोला गया है। किसमें बोला गया है? 165 क्लॉज 3 में बोला गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा ये? सिक्किम। सिक्किम पहले भारतीय संघ का एक सह राज्य था, बाद में यह पूरा राज्य बन गया। देखिए, एक बात और याद रखना है कि 1975 में सिक्किम जो है उसका संरक्षित राज्य का जो दर्जा है उसे समाप्त कर दिया गया और उसको भारत का 22वां पूर्ण राज्य जो है वो घोषित किया गया था। 1975 में 22वां, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला आंसर, जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सुश्री मायावती जो है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आइए देखते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन में कि वह अब उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा परिषद की मेंबर है। ऑप्शन नंबर बी, वह उत्तर प्रदेश राज्यसभा में विपक्ष की नेता है। ऑप्शन नंबर सी, वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी, वह राज्यसभा की मनोनीत सदस्य है। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य है। क्या है? वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो याद रखिए, किस राज्य में बनी थी महिला मुख्यमंत्री? राजस्थान में। हालांकि अब तो दिल्ली में भी हो गई है, तो ये अभी के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो इनवैलिड हो जा रहा है। देखिए क्या लिखा है, राज्य विधानसभा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? 2015 में ये क्वेश्चन आया था 33%, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में क्या हो गया है, ये बिल बेसिकली पारित हो गया है, यानी कि राज्य विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिल गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो यह बिल पास हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? याद रखिए, आंध्र प्रदेश जो है वह भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य था। इसको 1 अक्टूबर 1953 में बना दिया गया था, लेकिन जब इसका पुनर्गठन हुआ था वापस, तो ये हुआ था 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश, मैंने बता दिया इस बात को, 1 अक्टूबर 1953। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन क्या कराया था? मतदान कराया था 2008 में। कब कराया था? 2008 में। आगे देखिए, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। मैंने कई बार ये आप लोगों को पढ़ाया भी है। और अगर बोला जाए कि राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कब किया गया था, तो ये कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था ये आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पारित किया गया था 1956 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन बोलेंगे तो ये हुआ था 1953 में। दोनों ही अलग क्वेश्चन है और 2 फैक्ट आपको यहाँ पर याद करने हैं। एक 1953 में गठन हुआ था, पारित हुआ था 1956 में, और 7वां संविधान संशोधन था। 3 क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन से तैयार हो गया। अगला देखिए, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर कब किया गया था पुनर्गठन? तो ये किया गया था 1956 में। देखिए, वह आर्टिकल जो है वो कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, ना कि है? बताइए कौन सा है? आर्टिकल नंबर 370। आर्टिकल नंबर 370 को किस प्रकार से हटाया गया है, मैंने आप लोगों को CGPCS मेंस की क्लास में बहुत विस्तार से एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो एक बार अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, IPC के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? बताइए। तो ये IPC में अनुच्छेद नहीं होता है, ये क्वेश्चन इसीलिए इनवैलिड है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 370 परिपुष्ट करता है, क्या करता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को।
इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी लोकोपयोगी सेवाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है और लोकोपयोगी सेवाएं हैं, यह स्थानीय सरकार का मामला है। याद रखना है, किसका मामला है? स्थानीय सरकार का मामला है। जबकि जो बेसिकली कानून और व्यवस्था है, यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, क्योंकि लॉ और ऑर्डर जो है वो राज्य सूची का विषय है, जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है। कौन करती है? राज्य सरकार स्थापित करती है। आगे देखिए, लिखा है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो स्थानीय सरकार प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। याद रखिए, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वह स्थानीय सरकार यानी पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। आगे देखिए, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक राज्य, ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिक राज्य, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण जो है वो राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इसमें केंद्रीय सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो शामिल नहीं है। नहीं है को तो विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे देखिए, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो याद रखिए, किसने माना है? H.M. फाइनर ने। प्रभावक समूह मतलब होता है इफेक्टिव ग्रुप्स। इफेक्टिव ग्रुप्स को ही हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह। उसको विधानमंडल का तीसरा सदन M.H. फाइनर ने माना है। क्या आप लोगों को पता है दबाव समूह क्या होता है? कोई बता सकता है? देखिए, तो दबाव समूह होते हैं ना, प्रेशर ग्रुप जिसे कहते हैं, वे संगठन या फिर समूह होते हैं जो कि सरकार या मान लीजिए उनकी नीति निर्माण पर क्या करते हैं? दबाव डालने का काम करते हैं। ये खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि अपने विशेष हितों को साधने के लिए सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जैसे आप लोगों ने फार्मर्स यूनियन के बारे में सुना होगा, किसान यूनियन। जैसे कि भारत में है भारतीय किसान यूनियन। मान लीजिए ये किसान जो है हितों के लिए सरकार से क्या करते हैं? एमएसपी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट पे क्या किया? प्रेशर क्रिएट किया। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? दबाव समूह कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि दबाव समूह क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 500। आपको एक और बात याद रखना है कि जो आर्टिकल नंबर 170 क्लॉज 1 है, आर्टिकल नंबर 170 क्लॉज 1, उसके अनुसार राज्य विधानसभा की सदस्यों की जो संख्या है वह 500 से अधिक नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा। जबकि न्यूनतम संख्या जो है वो 60 से कम नहीं हो सकती। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपवादिक रूप में देखा जाए तो सिक्किम जो है विधानसभा, वहां पर मेंबर की संख्या 32 है। ये इसका अपवाद है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो अधिकतम है? तो यूपी में जो है वो राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या है। आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि 9 नवंबर 2000 को राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 404। याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? बताइए, किस राज्य में विधान परिषद है? बताइए, किस राज्य में विधान परिषद है? देखिए, कर्नाटक में विधान परिषद है, ठीक है। बिहार में विधान परिषद है, यूपी में जो है विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 2 ऑप्शन तमिलनाडु में नहीं है। 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल गए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जिसमें विधान परिषद है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बताया है कौन कौन सा, याद कर लीजिए। पहले तो कर्नाटक को के लिखते हैं, बिहार को बी, फिर उसके बाद यूपी को यूपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश एपी और महाराष्ट्र को एमएच और फिर जम्मू कश्मीर
कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। अगला देखिए, राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? तो 200। हालांकि इनवैलिड क्वेश्चन है वर्तमान के लिए ये। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दिल्ली में जो है वो 70 सीटें हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, बिल्कुल करेक्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, ये गलत है, ऐसा काम जो है वो राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद है राज्य विधानसभा का विघटन, ये हो सकता है। फिर है राज्य में सांविधानिक मशीनरी भंग होने की घोषणा, राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं इस पर। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो याद रखिए, राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, राज्यपाल के द्वारा जारी जो अध्यादेश है वो आर्टिकल नंबर 213 के अनुसार राज्य विधानमंडल जो है उसके द्वारा उसका अनुमोदन होना क्या है? आवश्यक है, राज्यपाल के अध्यादेश का। राज्यपाल का अध्यादेश का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 213 में है, और अगर राष्ट्रपति का बोला जाए अध्यादेश तो वो आर्टिकल नंबर 123 में है। दोनों याद रखना है, 213 और 123। एक और बात याद रखिएगा कि अगर राज्य विधानमंडल का अनुमोदन नहीं हुआ है तो यह अध्यादेश जो है वो 6 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, 6 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा अध्यादेश। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये रहेगा 6 सप्ताह, मैंने बता दिया है। अब देखिए, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो याद रखिए, किस पर नहीं है? बेसिकली राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में संसद के द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए जाने वाले राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। फिर देखिए, किस राज्य का जो नाम है वो हाल में परिवर्तित किया गया है? तो याद रखिए, उड़ीसा। उड़ीसा का जो नाम है वो हाल में परिवर्तित किया गया, और आप लोगों को पता है कि अब उड़ीसा राज्य को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओडिशा। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है? तो आर्टिकल नंबर 169 जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 169 जो है उसके अनुसार राज्य विधान परिषद जो है वो बनाई भी जा सकती है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 167 क्या है कि मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो ये होता है कि वह राज्यपाल को राज्य सरकार के सभी फैसले और कामों की जानकारी दें। बेसिकली आर्टिकल नंबर 167 में ये बात कही गई है। फिर देखिए, आर्टिकल नंबर 168। आर्टिकल नंबर 168 क्या है? तो याद रखिए, 168 में बोला गया है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? एक विधानमंडल होगा, लेजिस्लेचर होगा, जिसमें कि कुछ राज्यों में एक ही सदन होगा, यानी कि एक सदनीय होगा, और कुछ में क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आर्टिकल नंबर 170। आर्टिकल नंबर 170 जो होता है, बेसिकली यह अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य की जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वह कैसे गठित होती है, इसके बारे में बताया गया है बेसिकली, यानी कि विधानसभा के गठन से रिलेटेड है, बोल सकते हैं शॉर्ट में विधानसभा का गठन। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। कहाँ की बनी थी ये? यूपी की। यूपी की पहली राज्यपाल थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। और ये कब राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्र रूप से? ये बना था 1986 में। कब बना था? 1986 में। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।